अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 70% लहसुन इंपोर्ट करता है। हम हर साल 1,70,000 टन से ज़ायद लहसुन 30 अरब रुपए खर्च करके इंपोर्ट करते हैं, जबकि ये खित्ता दुनिया का सबसे बड़ा लहसुन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका एक बल्ब 1 किलो वजन तक हो सकता है। और ये वैरायटी पाकिस्तान की लोकल वैरायटी है, जिसे पाकिस्तान के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट NARC ने डेवलप किया और इसका नाम है G1 गार्लिक। इसे काश्त करके हमारा किसान 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपए मुनाफा कमा रहा है। जी हाँ, मैं मुनाफे की बात कर रहा हूँ। इस लहसुन की क्या खासियत है और इसकी तफसीलात जानने के लिए आइए चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स की जानिब। पाकिस्तान में G1 गार्लिक का पोटेंशियल क्या है और क्या वाकई किसान इस फसल से सालाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये जानने के लिए हमें 2 लोगों ने ज्वाइन किया है। एक तो है इरफान साहब जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, और दूसरे अब्दुर्रहमान साहब जो कि पेशे के एतबार से इंजीनियर है, लेकिन अब अपना पूरा टाइम ज़राअत को दे रहे हैं। आइए इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान साहब, मेरा पहला सवाल, क्या वाकई G1 गार्लिक से किसान करोड़ों रुपए कमा रहा है और इसके ऊपर लागत कितनी आती है और इसकी आमदन कितनी है, ये ज़रा बताइएगा। जज़ाकल्लाह जी, आपका बनु मुख्तार फार्म्स तशरीफ़ आवरी का थैंक यू। आज जीवन के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो आपका सवाल है रिगार्डिंग इसकी आमदन और इसके ऊपर जो अखराजात है, तो मैं इसमें ब्रीफली बता देता हूँ कि 1 एकड़ के अंदर हमें जो सीड की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 4 मिलियन का आता है। हमारे पास जो सीड है वो 1800 किलो फ्रेश में आप ले सकते हैं या 500 किलो आप ड्राई ले सकते हैं। तो उसकी जो कॉस्ट अभी बन रही है वो 4 मिलियन रुपीज़ 1 एकड़ के लिए आपको सीड की कॉस्ट चाहिए होती है, जो कि 40 लाख रुपया है, जो कि इसकी मेन कॉस्ट है। इसके अलावा इसके ऊपर अगर लागत देखी जाए तो 7 से 8 लाख रुपए आपकी जो इसके अंदर ज़मीन की तैयारी है, गोडी है, लेबर का खर्चा है, स्प्रेज है और पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र जो है वो आपके 7 से 8 लाख रुपए इसका ऊपर का खर्चा है। तो लगभग ये आपका जो 1 एकड़ का है वो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख के अराउंड आपका 1 एकड़ G1 गार्लिक जो है वो तैयार हो जाता है। अब इसकी पैदावार की अगर हम बात कर लें तो ये आपको फ्रेश के अंदर जो यील्ड ये देता है ये 10 टन है, 10 टन यील्ड है, और इसका एवरेज रेट 1800 रुपये फ़ी किलो है पर केजी। 1800 रुपये 10 टन से उसको मल्टीप्लाई करें तो 1 करोड़ 80 लाख हमारा रेवेन्यू 1 एकड़ का बनता है। और इसमें से अगर हम कच्चे माइनस कर लें तो फिर भी ये 1 करोड़ 25 लाख तक आपका इसके अंदर जो है वो प्योर प्रॉफिट हमारा पर एकड़ जो है वो G1 गार्लिक से हमें मिलता है। वाह, 1 करोड़ 25 लाख रुपया। बिल्कुल। तो आया नया शुरू करने वाला शख्स 1 एकड़ से शुरू कर सकता है कि नहीं, उसके लिए कम से कम 2-4 एकड़ शुरू करने लाजमी है? देखिए, वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। अगर आप 1 एकड़ की इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो आप बिल्कुल 1 एकड़ से स्टार्ट कर सकते हैं। बेहतर ये कि अपने रिसोर्सेज को पूल करके इसको 2 या 3 एकड़ से स्टार्ट किया जाए, ताकि एक साइजेबल प्रोजेक्ट हो और जो ऑपरेशन कॉस्ट है उनको हम उस हिसाब से मैनेज कर सकें। तो इसमें 2 एकड़ भी आप कर सकते हैं, इवन आप 4 कनाल से भी शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी मैनेजमेंट के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज डिस्कस करेंगे इरफान साहब के साथ। इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि जो हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं यहाँ पर लहसुन की, गार्लिक की, उसके मुकाबले में इसके क्या फ़ायदे हैं G1 गार्लिक के? जी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो वैरायटीज़ चल रही हैं, कोई 3 वैरायटीज़ हैं जो कि हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं। उसमें सबसे टॉप के ऊपर जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, गुलाबी लहसुन भी कहते हैं, देसी भी कहते हैं उसको। दूसरे नंबर के ऊपर NS 756 है जो कि सफ़ेद होती है, और तीसरे नंबर के ऊपर हरनाई वैरायटी है जो कि कोयटा और ठंडे इलाकों के अंदर ज़्यादा कामयाब है। ठीक है। तो इन तीनों वैरायटीज़ को अगर हम कंपेयर करें इनकी पैदावार को G1 गार्लिक के साथ, तो देसी लहसुन 60 से 65 मन फ़ी एकड़ इसकी पैदावार आती है। NS 756 जो है वो 75 मन तक पैदावार देता है, और हरनाई जो है वो 100 मन तक पैदावार देता है। ठीक है। और G1 गार्लिक अगर हम बात करें तो ये 150 मन से लेके 200 मन तक इसकी जो खुश्क जो बल्ब होते हैं हमारे पास ये हासिल होते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो है वो डबल पैदावार है, जिसकी वजह से फार्मर जो है इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं। ठीक ठीक ठीक। मुझे बताइएगा कि आया इसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू भी एडिशनल है इसके अंदर, कि सिर्फ ये लहसुन बराए लहसुन है या इसमें कुछ चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स अल्लाह की तरफ ज़्यादा डाले हुए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें अगर हम कंपेयर करें, लैब के टेस्ट हमने करवाए और दोनों को जब हमने एवेलुएट किया, जो हमारी देसी वैरायटीज़ हैं और उसके मुकाबले में G1 गार्लिक है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर 2 चीज़ें जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके अंदर G1 गार्लिक के अंदर आयरन जो है देसी के मुकाबले में डबल है। वाह। और कॉपर जो है वो आलमोस्ट 40% एक्स्ट्रा है देसी के मुकाबले में। बाकी जो हमारी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, इस तरह की चीज़ें हैं वो आलमोस्ट करीब करीब है, सेम है।
और इसी तरह एलिसिन की जो क्वांटिटी है वो भी इसके अंदर ज़्यादा है। और अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर 20% इसके अंदर जीवन गार्लिक के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देसी। तो ये वो करैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से जीवन गार्लिक जो है देसी गार्लिक से जो वो बेहतर है। ठीक हो, लेकिन कुछ लोग इस पे एतराज़ करते हैं कि जब इसको पकाया जाता है तो कुछ झाग का फैक्टर आ जाता है, या इसका साइज इतना बड़ा है कि ख़वातीन से अनकंफर्टेबल है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर हम बात करें इसकी झाग की, तो कोई भी लहसुन जिस वक्त इसकी हार्वेस्टिंग होती है कटाई के तकरीबन 1 महीने के अंदर, जब तक ये ताज़ा होता है, तो उस वक्त हम किसी भी लहसुन को, चाहे वो देसी हो, गुलाबी हो, हरनाई हो, चाइनीज़ हो, चाहे जीवन हो, महीने के अंदर अंदर अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हांडी के अंदर थोड़ी सी फोमिंग जो झाग का एलिमेंट है वो बनाते हैं। ठीक है। 1 महीने के बाद जो भी लहसुन है, चाहे वो देसी है चाहे जीवन गार्लिक है, आप इस्तेमाल करते हैं तो हांडी के अंदर जो है वो कोई झाग नहीं बनती। और दूसरा क्वेश्चन आपने किया इसके साइज़ का, जिसका बड़ा साइज़ है, छोटे देसी जो है एक बल्ब के अंदर जो है तकरीबन कोई 30 से 35 तुरियाँ होती हैं छोटी छोटी, और उनको जब हम छीलते हैं तो तकरीबन 10 से 12 मिनट, और बहुत ही मुश्किल काम होता है ख़वातीन के लिए। सबसे हांडी बनाने के अंदर सबसे जो मुश्किल काम होता है वो लहसुन को जो है वो छीलना होता है। उसके मुकाबले में जीवन गार्लिक की सिर्फ आप एक तुरी जो है एक हांडी के लिए काफ़ी है, और इसको छीलना भी बहुत ही आसान है। ठीक है। अब्दुल साहब, मैं आपके यहाँ देख रहा था कि आपने यहाँ पर दोस्तों के साथ पार्टनरशिप का प्रोग्राम भी शुरू किया है। ऑब्वियसली अब 50 लाख रुपए एक एकड़ पे इन्वेस्ट होना है, तो हर बंदे के पास तो पैसे नहीं होंगे। तो जो मॉडल आपने शुरू किया अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर, वो ज़रा काइंडली बताइएगा कि अगर कोई नए नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके पास 50 लाख नहीं है, तो किस तरह आपस दोस्त पूल करके इसको शुरू कर सकते हैं और आखिर में सबको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा? जी, इसमें यही होता है कि हमारे साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% है, तो एट द एंड ऑफ द सीजन जब हमारा प्रॉफिट इवैल्यूएट होता है तो उसमें से 20% जो है वो प्रॉफिट उनके पास चला जाता है अखराजात निकालने के बाद। तो इस तरीके से हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे साथ इन्वेस्ट की होती हैं, और उनको जो है वो प्रॉफिट जो है वो एंड पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उसके अंदर ये है कि आपकी जो ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो एक ईजी हो जाता है, और इस मॉडल को फॉलो करके तो रिसोर्सेज को पूल किया जा सकता है। ट्रैक्टर्स वगैरह हमारे पास होते हैं, उसके अलावा हमारी सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट होती है। तो उन चीज़ों को बड़े, क्योंकि अगर एक बंदा जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है फार्मिंग में और उसके पास ही सारी रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये स्टेप होता है, और वो इसको लेते हुए काफ़ी हिचकिचाता है और वो सोचता है कि भाई मैं ये खुद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब ये एक मॉडल होता है तो उसके अंदर लोग इन्वेस्ट भी करते हैं और उसमें उनको अच्छे रिटर्न भी मिले, और फार्मिंग में इंटरेस्ट भी लोगों का पैदा हो रहा है। और बल्कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस जो है वो मैकेनिज्म को फॉलो करके तो अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो लेके चल रहे हैं। मुझे बताइए, अगर किसी शख्स ने आपके साथ 10 लाख रुपए इस सीज़न में लगाया था, तो उसको रिटर्न क्या मिला है? देखिए, उसको रिटर्न जो है वो 5 to 6 टाइम्स उसको रिटर्न मिला है। यानी 10 लाख लगाने वाले को 5 मिलियन रुपीज़ जो है वो 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपए उसका अपना आ गया कैपिटल, और 40 लाख रुपए उसका प्रॉफिट आ गया। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। अब्दुल साहब, अभी तो फिलहाल ये सीड के तौर पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी कीमत भी इसीलिए ज़्यादा है, इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। असल इसका इम्तिहान 2-3 साल बाद शुरू होगा, जब ये मंडी में ओपन ऑक्शन पे बिकेगा। तो इरफान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम अज्यूम करते हैं 3 साल बाद इसकी सीड जितनी मल्टीप्लाई होनी थी हो गई, अब ये लोगों के लिए अवेलेबल है, तब इतना महंगा किस तरह लोग अफोर्ड करेंगे? जी, अब 3 साल के बाद जिस वक्त मंडी के अंदर जाएगा, ये भी उसी 300 रुपये 350 रुपये केजी के ऊपर सेल होगा, जो कि आम हमारा देसी या हरनाई सेल हो रहे हैं। अच्छा, तो तब प्रॉफिटेबल रहेगा ये काम? उस वक्त अगर हम इसकी दोनों की पैदावार का मुआवजा करें तो जीवन गार्लिक जो है 1 एकड़ से लास्ट ईयर जो हमने पैदावार ली, हमारी जो खुश्क बल्ब की फार्म के अंदर थी 5500 केजी, 5.5 टन फी एकड़ इसकी पैदावार थी। और जो देसी थी, और उसकी देसी जो है वो 2.5 टन से ऊपर नहीं जाता। बहुत अच्छी क्रॉप हो तो 2.5 टन आती है, नॉर्मली जो है वो 2 टन उसकी जो है वो कैपेसिटी है, आम एवरेज जो फार्मर ले रहा होता है। तो आम जो है वो देसी की जो है आपको पर एकड़ जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है वो तकरीबन कोई 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए टोटल रेवेन्यू है, जिसमें से आप एक्सपेंसेस निकालते हैं तो आपको 2 लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा जो है प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है। उसके मुकाबले में जीवन गार्लिक जिस वक्त इसको हम देखते हैं तो ये तकरीबन आपका 15 लाख से 18 लाख रुपए इसका रेवेन्यू है, जिसमें से आप 5 लाख रुपए इसका एक्सपेंसेस निकालें तब भी आपका तकरीबन कोई 10 से 12 लाख रुपए फी एकड़ इसका जो है वो प्रॉफिट है। ये हम तब की बात करें जब मार्केट के अंदर इसकी बहुतात हो जाएगी, इजीली अवेलेबल होगा, और लोगों को डाउट है जो इस वक्त कि न जाने जब ये सीड के फेज से निकलेगा तो तब क्या बनेगा। तो अगर फिर भी अगर 10-15 लाख रुपए एकड़ किसान को बच जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रॉफिट है इस मामले के अंदर।
बिल्कुल सही आपने कहा, कोई ऐसी क्रॉप पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो कि आपको फी एकड़ 1 मिलियन 10 लाख रुपए जो है प्रॉफिट दे जाए। जिसके बाद 10 एकड़ है वो करोड़ रुपया तो 6 महीने में कमा लेगा और वो ज़मीन अगले फसल के लिए भी तैयार हो अवेलेबल होगी। मुझे बताइएगा कि इस फसल के रिस्क क्या हैं? लोग रिस्क डिस्कस नहीं करते कि इसमें नुकसानात के खदशात क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ज़रा काइंडली किसानों को बताइएगा ताकि उनके नॉलेज में हो। रिस्क बेसिकली इसके अंदर 3 मेजर रिस्क हैं। सबसे बड़ा जो रिस्क है वो आपका कोई भी डिज़ास्टर हो सकता है, जैसे हेल स्टॉर्म है, आंधी तूफान है, जिसके अंदर जो क्रॉप आपकी पूरी की पूरी डैमेज हो जाए। ये तो कुदरत की और तरफ से। ये इसके कुदरत की तरफ से, और ये बहुत ही कम रिस्क है, ऑलमोस्ट कोई 5% इसके चांसेस होते हैं। जैसे इस साल भी कुछ एरियाज़ के अंदर जो वो बहुत थोड़ी सी क्रॉप जो वो डैमेज हुई। ठीक है। दूसरा जो रिस्क होता है वो डिजीज़ के चांसेस होते हैं, जिसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ेज़ हैं जो इसके बल्ब के ऊपर जो है इसको असरअंदाज होती हैं और पैदावार के अंदर जो है वो नुकसान करती हैं। तो वो मैनेजेबल हैं, वो आप मैनेज कर सकते हैं टाइमली अगर आप स्केड्यूल के मुताबिक स्प्रेज और इसके ऊपर जो है प्रोवेक्टिव जो है इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उस रिस्क से भी फ्री हो जाते हैं। वैसे सख्त जान फसल है कि ये थोड़ी सी नरम है? सख्त जान फसल है, बहुत इजी फसल है, यानी कि हमारी जो दूसरी सब्जियात हैं उन सब से मैं समझता हूँ कि आसान जो फसल या सब्जी है वो जीवन काट लेके। और ठीक है, और तीसरा रिस्क इसका? तीसरा रिस्क जो है वो आपका होता है कि किसी वजह से आपकी सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, किसी वजह से आपने उसको न्यूट्रिशन सही मैनेज नहीं की, तो उस वजह से आपकी क्रॉप जो है वो वीक रह जाती है या उसकी क्वालिटी वो नहीं बन पाती जो कि मार्केट की डिमांड है। तो उस वजह से आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। तो ये बेसिक 3 इसके रिस्क हैं। एक चौथा रिस्क भी है कि इसके लिए आपको एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करना पड़ता है, या कम से कम एक शख्स ऐसा उस एकड़ में बैठाना पड़ता है जो उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखे। जिस तरह हमारे यहाँ नॉर्मली बागात के अंदर होता है कि जो लोग फ्रूट ऑर्चर्ड लेते हैं ठेके पे तो अपना एक बंदा बैठा देते हैं ताकि चोरी ना हो सके। तो एक वो कॉस्ट भी हमारे किसानों को कैलकुलेट रखनी चाहिए कि एक बंदा इस जगह पे हो। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ तक काश्त हो सकता है, एरियाज इसके जो हैं? पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसको देखें तो नॉर्दर्न एरिया से लेकर जहाँ पे टेम्परेचर हमारा यानी कि कुछ 7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर ऑनवर्ड ये 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर रेंज के अंदर ये इजीली ग्रो किया हम समझ लीजिए उकाड़ा तक या उससे आगे जनूबी इसको पंजाब में? जनूबी पंजाब के अंदर भी ग्रो किया जा रहा है और इसके अलावा आगे सिंध में भी इस साल जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, और लोग अगले ट्रायल साल बेसिस शुरू किए हैं? लगा चुके हैं और सक्सेसफुल रहे ट्रायल, जिसकी वजह से अगले साल सिंध की तरफ भी बहुत सारे फार्मर हैं जो कि इसको लगाने की उन्होंने प्लानिंग कर ली है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा मैं समझता हूँ सबसे आइडियल हैं, और उसके बाद फिर हमारा अपर पंजाब है और फिर सेंट्रल पंजाब है, फिर उसके बाद साउथ पंजाब और फिर सिंध है। ठीक है। इस तरह मैं इनको कैटेगराइज करता हूँ, क्योंकि जितना इसको ज़्यादा ठंड मिलेगी, ज़्यादा लो टेम्परेचर रहेगा, उतना ही ये ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो करता है। तो इसको किस वक्त काश्त किया जाता है? इसका काश्त करने का जो टाइम है सितंबर के फर्स्ट वीक से इसकी जो है वो सोइंग शुरू हो जाती है, और कुछ लोग इसको अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी सोइंग करते रहते हैं। आइडियल जो इसका टाइम है जो कि हमने देखा है सितंबर के फर्स्ट वीक से लेकर मिड सितंबर तक इसकी सोइंग कर देनी चाहिए। और उसकी जो बाद में हार्वेस्टिंग है वो मई के महीने? हार्वेस्टिंग है वो मिड मई के अंदर जाके इसकी हार्वेस्टिंग होती है। ये तकरीबन कोई 225 दिन की ये फसल है। ठीक है। 225 दिन जब इस फसल को मिलते हैं तो ये अपना पोटेंशियल जो है वो देती है, फिर अच्छी पैदावार जो है देती है। ठीक है। अब्दुल साहब, आखिर में जो लोग सीड लेना चाहते हैं वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, और कल को अगर उन्हें सीड बेचना है तो वो क्या करें, ये काइंडली जरा हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए, सीड के लिए बिल्कुल आपसे रब्ता कर सकते हैं, बल्कि आपको नंबर वीडियो के अंदर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप हमारे फार्म का विजिट कर सकते हैं, और हमारी हार्वेस्टिंग इस वक्त इसकी स्टार्ट है, मई का महीना है, हार्वेस्टिंग चल रही है, और आप हमसे बिल्कुल सीड जो है हमसे रब्ता करके यहाँ फार्म पे आके तो आप सीड एक्वायर कर सकते हैं। इसकी सेलिंग के लिए इसमें यह है कि आपको एज ए सीड कंपनी अगर आप जो है वो चलना चाह रहे हैं तो आपको सीड के तौर पे इसको इसकी मार्केट आपको करनी पड़ेगी। उसके जो ज़रिए हैं वो सोशल मीडिया पे फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, और उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ से और कॉन्टैक्ट से आप जो है, क्योंकि इस वक्त जो सारे फार्मर्स हैं पाकिस्तान में वो इसके बारे में जान चुके हैं और हर बंदा इसको लगाने का ख्वाहिशमंद है, तो डिमांड इसकी अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो वो बाई पर्सन कॉन्टैक्ट्स भी आप उनको सर्च आउट कर सकते हैं। वो इसके बायर्स अभी भी मार्केट में मैं समझता हूँ कि सीड के बायर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाए होंगे, लेकिन आखिर में मेरी सजेशन ये है, वो किसान जिनके पास बहुत महदूद सरमाया है वो रिस्क ना लें। ऐसे किसान जिन्हें अल्लाह ताला ने पैसे दिए हुए हैं, कुछ सेविंग्स एक्स्ट्रा उनके पास हैं, तो वो ट्रायल बेसिस पे इसको शुरू करें, और जैसे ही वो काम सीख जाए उसके बाद इसको एक्सपैंड करें। हमारे यहाँ लोग देखा देखी एकदम
इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके रिस्क नहीं देखते, फिर नुकसानात होते हैं और पूरी फैमिली जो है वो खतरे गुर्बत से ले चली जाती है। तो हमें हमेशा नया काम शुरू करने से पहले जो एक्स्ट्रा मनी हमारे पास है, ऐसा पैसा जो खुदा न खास्ता अगर डूब भी जाए तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, वो इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर उसके बाद ऐसा पैसा जो आपने अपने पास रखा हुआ है या कुछ बेच कर लगाना है, नेक्स्ट सेकंड फेज में, थर्ड फेज में वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपनी तमाम सजेशन से, आरा से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आगाह रखा करें। और आज के लिए इतने, अपने मेज़बान को, हमारे गेस्ट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।